हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे वो एमसीक्यूज, वो क्वेश्चन है जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चंस जो आपके पास जेके एसएसबी जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे आपके पास संस्थाएं आ रही हैं, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आने वाले आपके पास जो एग्जामिनेशन है, चाहे फिर आपके पास वो जेके एसएसबी का एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, जिसमें आपके साथ पर्टिकुलरली ये टॉपिक जो है मेंशन किया गया है, तो उन टॉपिक्स के लिए, उन एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं अगर आपको पता चल जाएगी कि आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पर किस तरह के क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने जो हमारे साथ पढ़ा हुआ है उसको आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सब दोस्तों से गुजारिश करेंगे, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन जो आपके जेएसए एग्जामिनेशन देखने को मिला था, रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ रहा है आपके पास, यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है जिनीवा, नंबर सेकंड आपके पास वियना, नंबर थर्ड आपके पास ओस्ला एंड नंबर फोर्थ जो है डी ऑप्शन आपके पास नैरोबी आ रहा है। अगर आप दोस्तों को पता होगा, इन जगहों के बारे में पता होगा, क्योंकि इतना तो आप सब दोस्तों को पता होता है कि आपके पास यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको कीनिया में मिल रहे हैं। ठीक है जी, आप मान सकते हैं, याद रख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम आपके पास आ रहा है यूनाइटेड नेशंस का। बड़े प्रोग्राम्स में से एक इकलौता ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क के अलावा बाहर मिल रहे हैं। तो कुछ कुछ ही संस्थाएं आपके पास आ रही हैं, बड़ी संस्थाएं में से यूनाइटेड नेशन के, जिनके हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड आपके जो न्यूयॉर्क में है वो मौजूद नहीं है। तो उनमें से एक आपके पास यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आ रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नैरोबी, ये आपके पास कीनिया में मिल रही है जगह। चलिए ये देख लेते हैं सर। आपके पास इसका जो फुल फॉर्म आ रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। इसकी शुरुआत अगर आप देखते हैं तो 1972 में इसकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर्स नैरोबी कीनिया में देखने को मिलती हैं। सेक्टर अगर देखें कि सेक्टर में काम कर रहा है सर, एनवायरनमेंट के सेक्टर में क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल सर, इंडिया इसका मेंबर है। तो दो चीज़ें इसमें आपने फिलहाल याद रख लेनी है। पहली बात कि इसकी आपको जो फॉर्मेशन है वो कब हुई है सर? 1972 में, ये चीज़ याद रख लेनी है। नंबर सेकंड, इसके जो हेडक्वार्टर्स है सर, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वो आपके पास नैरोबी आपके पास कीनिया में देखने को मिलता है। तो दो चीज़ें याद रख ली, मोर देन सफिशिएंट। देख रहे हैं सर लेवल क्या है एग्जामिनेशन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। अब बताइए सर, यूनिसेफ जो आपके पास प्रोग्राम आ रहा है यूनाइटेड नेशंस का, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? क्या वियना में देखने को मिलते हैं? क्या आपके पास न्यूयॉर्क देखने को मिलते हैं? क्या आपके पास जनीवा में देखने को मिलते हैं? या ब्रुसेल में देखने को मिलते हैं? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको बोल दिया है कि जो भी बड़ी संस्थाएं आ रही हैं यूनाइटेड नेशन के, मेजॉरिटी ऑफ दीज हैव द हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। तो इसका हेडक्वार्टर्स भी आपको कहाँ मिल रहा है सर? न्यूयॉर्क में मिल रहा है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, UNICEF, दैट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड आ रही है। तो ये आपके पास किसके रिलेटेड आ रहा है? ये चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल सर, इंडिया इसका मेंबर है। तो अब आपने क्या क्या याद रखना है? पहला, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, कब इसकी शुरुआत हो रही है सर? 1946 में इसकी जो है इसका साल फॉर्मेशन का आ रहा है। नंबर सेकंड, इसके हेडक्वार्टर जो है कहाँ है सर? न्यूयॉर्क में। तो याद रह गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूयॉर्क आ रहा है। चलिए जी, देखिए सर, यूनाइटेड नेशन जो है आपके पास, आपने पढ़ लिया कि यूनिसेफ जो है, इंटरनेशनल यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा इसके रिलेटेड। पहले तो आपने याद रख लिया कि इसकी फॉर्मेशन 1946 में आपको देखने को मिलती है। प्लस दूसरी बात याद रखिए, इसके हेडक्वार्टर्स आपके पास न्यूयॉर्क में मिल रहे हैं। नंबर तीसरी बात, इसके रिलेटेड जो डे आ रहा है वो आपके पास 11 दिसंबर में आप मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी देखिए, एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में नहीं मिल रहे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, FAO ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसके हेडक्वार्टर्स आपको जकार्ता में मिल रहे हैं, बर्लिन में मिल रहे हैं, रोम में मिल रहे हैं, या मनालिया में मिल रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसके हेडक्वार्टर्स आप सब दोस्तों को पता है कि इसके हेडक्वार्टर्स आपको रोम में मिल रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। इसकी फाउंडेशन अगर आप देखते हैं तो 1945 में इसकी जो है इसकी फाउंडेशन आपको देखने को मिलती है। तो पहला चीज़ जो आपने याद रख लेना है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1945। दूसरी बात, इसमें 197 मेंबर स्टेट्स आ रहे हैं। हेडक्वार्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास रोम, इटली में इसके हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं। इसका जो मोटो है, लेट देयर बी ब्रेड, लेट देयर बी ब्रेड जो है इसका जो मोटो आ रहा है, टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ये इसका मकसद आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिलहाल फूड एंड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में से दो चीज़ें याद रख लीजिए, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1945। दूसरी बात याद रखिए, इसका हेड क्वार्टर्स था रोम, डैट इज़ आपके पास इटली में देखने को मिलता है। तो अगर मोटो भी पूछ लेता है कोई तो लेट देयर बी ब्रेड जो है या आपके पास मोटो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है, अटेम्प्ट कीजिए सर। वायर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जनीवा। आपके पास आपको पता है कि जो पहली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो असेंबली हुई थी वो जनीवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो इसका जो डेट है ये कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी? क्या 1944 में देखने को मिली थी, 1946 में देखने को मिली थी, 1943 में देखने को मिली थी, या 1948 में देखने को मिली थी? बताइए सर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल आपके पास 1948 आ रहा है। ये देखिए सर आपके पास 1948 आप देख सकते हैं, इसके बराबर हमने आपको दिखाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डैट इज 1948 आ जाएगा। जो पहली आपके पास वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी वो इन द ईयर ऑफ 1948 जनीवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो आपके पास के जो हेड क्वार्टर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आ रहा है, ये एक स्पेशल एजेंसी आ रही है UN की, इसके हेड क्वार्टर्स आपको जनीवा स्विट्जरलैंड में मिल रहे हैं। और पिछले एक डेढ़ साल से तो लगातार आप वहाँ से भाषण सुनते आ रहे हैं, हिदायतें सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के रिलेटेड बहुत सारे वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो 1948 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती। क्या इंडिया इसका मेंबर है सर? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। तो चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, चलिए उससे पहले ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बात ये याद रख दीजिए कि 74th जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, इसको याद रख लीजिए क्योंकि इसकी जो चेयरपर्सनशिप जो है इंडिया ने की थी। जो इंडिया के हर्षवर्धन साहब हैं, ये आप देख रहे हैं, हमने नाम भी आपके लिए लिखा हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो हैं, इन्होंने इस वाली 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की चेयरमैनशिप की थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ रहा है, वायर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ UN हैबिटेट। अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। पहले लिखा गया था पूरा इस तरह से लिखा गया था, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, इसका आप जो है हेड क्वार्टर्स बताइए कहाँ है। तो आपने बता दिया था सर इसका हेड क्वार्टर्स आपके पास कीनिया में है, नैरोबी में है। तो ये आपका जो है अभी UN सिर्फ लिख के दिया है। इसका मतलब एग्जामिनर जो है आपसे खेल रहा है, आपको डलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने अपने पाथ से जो है हटना नहीं है। बिल्कुल आपका आंसर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आपने पढ़ा है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में कि ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपके न्यूयॉर्क में नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपके फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसी तरह से आपके पास यूनाइटेड नेशन हैबिटेट प्रोग्राम हो गया, यहाँ आपको नहीं मिल रहे हैं आपके जो है हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। इस तरह जैसे आपने फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ लिए, आपने रोम में पढ़ लिए, सिमिलरली आपने यूनाइटेड हैबिटेट के जो है हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में यहाँ रख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 जो आपके पास JSA एग्जामिनेशन पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से अटैम्प्ट कीजिए। वायर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड। अभी आपको हमने बता ही दिया, पढ़ दिया हमने, आपके पास फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। उसी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, जिसे आप WFP प्रोग्राम कहते हैं, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन ए आपके पास रोम में मिल रहे हैं, ऑप्शन बी आपके पास बर्लिन में मिल रहे हैं, ऑप्शन सी आपके पास जकार्ता में मिल रहे हैं, एंड ऑप्शन डी आपके पास मनीला में मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, बिल्कुल आप साथियों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, डेट इज रोम। अभी हम पढ़ चुके हैं, ये सीखिए फिर से आप कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर प्रोविजन ऑफ फूड एड टू दोज अनेबल टू प्रोवाइड अनफ फूड टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। जिन लोगों को इस काबिल नहीं है कि वो इतने खुराक हासिल कर सकें ताकि वो अपने आप को फीड कर सकें, अपनी फैमिली को फीड कर सकें, उनके लिए ये प्रोग्राम आपके पास देखने को मिलता है। लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। हेडक्वार्टर इसके जो है आपको रोम में मिल रहे हैं, इटली में मिल रहे हैं। लगभग 86.1 मिलियन पीपल इन द 80 कंट्रीज जो है इनको ये खुराक जो है फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, चलिए और देखेंगे सर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत 1961 में देखने को मिलती है। नेम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मेंबर ऑफ UNDP। आगे बढ़ेंगे, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं आपने कहाँ यहाँ रख लिए हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपके रोम इटली में मिल रहे हैं। सेक्टर के सेक्टर में काम कर रहा है, हंगर फूड सिक्योरिटी के जो लक्ष्य हैं उन पर नक्शे कदम पर भी आपके पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है। सीख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, आप दोस्तों को बताते चलें कि JKSSB, अगर आप FAI की तैयारी कर रहे हैं तो JKSSB में जो JSA एग्जामिनेशन है, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर प्लस आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन हुए, इनके हमने आप ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। मैथमेटिक्स के जितने पेपर होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं। कंप्यूटर के जितने भी पेपर JSA में पूछे गए थे वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स क्लास जो है 7:30 बजे हम आपके साथ लाइव आते हैं, तो वो क्लास भी आपने देखनी है, उसमें भी जुड़ना है, क्योंकि FAI में बहुत इंपॉर्टेंट जो
रोल प्ले करेगा वो मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपका करेगा। अगर आप वो क्लासें देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एफए में बनेंगे, तो कितने कम से कम टाइम में कितनी आसानी से आप वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बात याद रख दीजिए कि नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का जो है इसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो आपके पास WFP आ रहा है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ ली, जिसके हेडक्वार्टर आपको रोम में मिल रहे हैं, तो इसको आपके पास नोबेल पीस प्राइज़ फूड आपके जो है 2020 का दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया है फॉर इट्स एफर्ट्स टू कम्बैट हंगर, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट एफ्लिक्टेड एरियाज and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflicts। तो 2020 के जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो किसको मिला हुआ है सर? आपके पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला हुआ है। करंट अफेयर्स के रिलेटेड बात है, याद रख लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर JSA एग्जामिनेशन में जो आया है, पूछा गया है द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस। आप ये बात तो सबको पता होती है कि यूनाइटेड नेशन में आपके पास बहुत सारी संस्थाएं देखने को मिलती हैं, वो आपने पढ़े हुए हैं हमारे साथ। क्या आपने हमारे साथ जनरल असेंबली पढ़ी हुई है, आपने हमारे साथ सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, इकोसॉक पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अभी क्वेश्चन पूछा कि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो आपके पास सेक्रेटरी जनरल है, इनको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है सर? जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। लेकिन जनरल असेंबली को अपॉइंट करने के लिए कौन हिदायत देता है, कौन रिकमेंडेशन देता है इसको? क्या आपके पास यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देता है, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट देता है, या यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल देता है? इसका करेक्ट आंसर जो है आप दोस्तों के देख रहे हैं, बिल्कुल सर आप दोस्तों के सही आंसर आ रहे हैं। और करेक्ट आंसर इसका कौन सा आना चाहिए सर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बता रहे हैं, बहुत अच्छे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पता ही है। पहले देखिए सर, यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके अंडर बहुत सारे आपके पास मेन ऑर्गन्स आ रहे हैं, जैसे आपके पास जनरल असेंबली हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, जहां अभी आपके पास कुलभूषण जाधव का मसला देखने को आपको मिला था, और आपके पास यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट हो गया। इसके अलावा आपके पास जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इट सीज टू ऑपरेशन इन 1994। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है यूनाइटेड नेशन की, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ से आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो अभी देखिए इसके बारे में थोड़ा याद रख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है UNGA, इसकी फॉर्मेशन आपके पास 1945 में देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर्स इसके आपके पास न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलते हैं। और ये आपके पास जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक आ रहा है UN के। चलिए ये याद रख दिया। अगला जो आपके पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ रहा है इसका, जो आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसकी हिदायत पर आपके पास सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति की जाती है जनरल असेंबली के द्वारा। तो रिकमेंडेशन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आपके पास 15 मेंबर्स टोटल देखने को मिलते हैं। इनमें से 5 मेंबर जो है परमानेंट होते हैं। और वो 5 परमानेंट मेंबर कहाँ से हैं सर? आपके पास चाइना से आते हैं सर, रशिया से आते हैं, आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं, यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, और फ्रांस से आते हैं। ये 5 मेंबर जो है इसमें परमानेंट होते हैं। बाकी रह रहे 10 मेंबर जो हैं हर 2-2 साल के लिए आप चुनते रहते हैं। तो आपको पता ही है कि टोटल इसमें 15 मेंबर्स आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन भी आपके पास 1945 में देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलते हैं। चीफ मैंडेट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जो है तत्पर रहता है। चलिए ये पढ़ लिए आपने कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। आपके पास चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम आ रहे हैं। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आ रहे हैं इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स टर्म के लिए। ये चीज़ आपने याद रख ली, अच्छे से समझ लेनी है। इसके अंडर आपके पास ये यूएन के रिलेटेड चीज़ें हैं, ये याद रख लेनी है, क्योंकि UN इसमें आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल आ रहा है, जनरल असेंबली आ रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है इसी में। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया गया है, जैसे पूछा गया है हाउ मनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस एट प्रेजेंट। आज आप बताइए कि यूनाइटेड नेशन में एट प्रेजेंट कितने मेंबर नेशंस हैं। आपको पता है सर हमारे पास 192 मेंबर्स थे। तो रिसेंटली आपके पास साउथ सूडान जो है, साउथ सूडान जो है ऐड हुआ है इसमें। तो अभी जाकर हमारे पास जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हो गए हैं सर? 193 हो गए हैं। अभी अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट रिसेंटली जो ऐड हुआ है मेंबर इसमें यूनाइटेड नेशंस में, वो कौन सा है सर? उसका नाम जो है आपके पास साउथ सूडान आ रहा है। ठीक है जी, भूलना नहीं है, जो हमारे साथ आपने मिलकर पढ़ा है उसे याद रखना है। चलिए कब तक याद रखना है? जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, बस उतना ही याद रखिए, उसके बाद जहाँ जाता है जाने दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच आर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। WHO, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। तो आपको पता करना है कि ये किसकी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, किसके अंडर ये काम करी है।
वर्ल्ड बैंक के आपके पास इदारा मानेंगे इसे, यूरोपियन कमीशन का आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का आ रहा है, या यूरोपियन यूनियन का आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर सब दोस्तों का जो है बिल्कुल सही है कि आपके पास जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे WHO कहते हैं, वर्ल्ड WHO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चलिए जी, ये याद रख दीजिए, WHO के रिलेटेड कुछ बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा देंगे। 1948 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है कि 1948 में WHO की जो है आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नंबर सेकंड चीज़ के जो हेड क्वार्टर्स हैं जेनीवा स्विट्ज़रलैंड, ये तो आप सबको भी पता है क्योंकि लगातार यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन पिछले 2 साल से आती रह रही हैं। तो हेड क्वार्टर्स आपने याद रख लिया किस सेक्टर में काम करे, हेल्थ के सेक्टर में काम करे, इंडिया, बिल्कुल सर इंडिया पहले से इसका मेंबर है। चलिए, कोर फंक्शन अगर आप देखेंगे WHO के, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं पहले कि ये लीडरशिप का काम करता है ऑन मैटर्स क्रूशियल टू हेल्थ एंड engaging in partnership where joint action is needed। रिसर्च के लिए शेपिंग द रिसर्च एजेंडा, ठीक है जी। नॉर्मल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए रिसर्च के लिए काम करता है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लास्ट 1 साल से जो है कोविड के रिलेटेड दवाइयाँ आ रही हैं, उनको प्रमाणित करने का काम, उनको जो है उन पर मोहर लगाने का काम कौन कर रहा है? आपके पास WHO कह रहा है WHO की प्रमाणिकता होगी तो ही कोई दवाई जो है कोविड के रिलेटेड आप बाजारों में ले सकते हैं, उसका टीका तभी मिल सकता है। तो टेक्निकल सपोर्ट भी ये दे रहा है, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स भी ये कर रहा है, रिसर्च एजेंडा में भी काम कर रहा है, मॉनिटरिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड द असेसिंग द हेल्थ ट्रेंड्स, इसके बारे में भी ये मॉनिटर आपको पता है कि WHO के माध्यम से आपको पता चलती है कि आज किस बीमारी के कितने केस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर पहुँची है स्थिति, ये सारी की सारी मॉनिटर का काम भी आपके पास WHO का ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच आर फॉलोइंग कंट्रीज इज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आपके पास जो EFTA जिसे आप कहते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें इनमें से कौन सी कंट्री है जो इसका एक हिस्सा है? आपको पता है इसमें आपके पास कुछ कंट्रीज़ मिलती हैं जो आपके पास यूरोपियन यूनियन आपको पहले देखने को मिलते हैं, इनसे अलग आपके पास कुछ कंट्रीज थे जिनमें आप अपनी ये एसोसिएशन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाई थी। उनमें आपके पास एक कंट्री आती है जिसे आप स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ इन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये याद रख लीजिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं ये इनका ग्रुप देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है ये एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 4 यूरोपियन कंट्रीज़ की, डैट ऑपरेट इन पैरेलल एंड इज लिंक्ड टू द यूरोपियन यूनियन, जो बिल्कुल पैरेलल काम करी है, बिल्कुल लिंक्ड है किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इट वाज एस्टेब्लिश, इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है 3 मई 1960 में एज ए ट्रेड ब्लॉक अल्टरनेटिव फॉर यूरोपियन स्टेटस। तो इसमें 4 मेंबर कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो याद रख लीजिए। एक तो आइसलैंड का कंसेप्ट देखने को मिलता है, दूसरा आपके पास लिechtenstein आप याद रख सकते हैं, नंबर थर्ड में आपका नॉर्वे आ जाता है और आपके पास स्विट्ज़रलैंड आ रहा है। लिechtenstein जो है एक कंट्री आ रही है, आइसलैंड आ रही है, नॉर्वे आ रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं। ठीक है जी, आपने याद रख लेना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या लेना देना है। चलिए जी, तो इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आ रही हैं उनमें से क्वेश्चन एक पूछा गया था, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है? तो स्विट्ज़रलैंड है। तो ये याद रख लीजिएगा ILNS, ये इसमें 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, नाटो के बारे में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, फाउंडिंग ट्रीटी वाज साइन, इसकी जो फाउंडिंग जो इसकी शुरुआती ट्रीटी थी वो साइन कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सर, क्वेश्चन में ही आंसर हमने लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर C आ रहा है, वाशिंगटन आ रहा है। ख्याल रखिए इसमें आप क्वेश्चन में जो है घूम सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी जो ये साइन है, जो पहला आपके पास ट्रीटी की सिग्नेचर है, जो साइन है कहाँ करने को मिला था? ये आपके पास वाशिंगटन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पूछा जाए कि आप बताइए सर इसके जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ है? सर इसके हेड क्वार्टर आपके पास ब्रुसेल्स में मिल रहे हैं, तो आपने जो है भटकना नहीं है। ब्रुसेल्स में इसके पास हेड क्वार्टर्स हैं, लेकिन इसकी जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाशिंगटन। तो 2 चीज़ें आपने याद रख लेनी है। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप नाटो कह रहे हैं। ठीक है जी, इसके बारे में देख लेते हैं सर। नाटो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब हो रही है इसकी? नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे आप वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, 4 अप्रैल 1949 में। याद रख लीजिए कि नाटो की शुरुआत जो आप पढ़ रहे हैं कि नाटो की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1949 में आपको देखने को मिलती है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। बाय द यूनाइटेड नेशन, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हेड क्वार्टर इसके जो है आपने याद रख लेने, हेड क्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स
बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको ट्रीटी साइन कहाँ करने को मिली, वो आपने पढ़ ली कि इसकी जो ट्रीटी है वो साइन करने को मिली आपके पास वाशिंगटन में, लेकिन जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके पास ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलते हैं। नाटो एक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है हुज प्राइमरी गोल्स आर कलेक्टिव डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर्स। जिसका मेन मकसद क्या है सर, कलेक्टिव डिफेंस करना अपने मेंबर्स का, मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पीस एंड नॉर्थ अटलांटिक इन द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया में वहाँ आपके पास शांति बनी रहे, कलेक्टिव डिफेंस बना रहे, मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पीस बना रहे, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है जी, नाटो हैज़ एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर बट वेरी फ्यू फोर्सेज और एसेट्स आर एक्सक्लूसिवली इट इज ओन। तो ये चीज़ें याद रख लेनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या याद रखना है हम बताते हैं सर आपको। पहली बात, इसकी आपको शुरुआत कब करने को देखने को मिलती है, 1949 4 अप्रैल। कहाँ से साइन होती है ये ट्रीटी, आपके पास वाशिंगटन में होती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है सर, इसके हेडक्वार्टर्स आपके पास बेल्जियम दैट इज ब्रुसेल्स में देखने को मिलते हैं। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ये डेट 4 अप्रैल 1949 याद रख लीजिए, ट्रीटी साइन हो रही है वाशिंगटन में, ये याद रख लीजिए, और तीसरे इसके हेडक्वार्टर याद रख लीजिए। इतना याद रह गया तो आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हेन वाज NATO डेट इज, यही आप देखिए, एक शिफ्ट में पूछा गया था कि इसके हेडक्वार्टर, इसको जो है साइन कहाँ किया गया था। दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि जो ये आपके पास नाटो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड की गई थी। तो यहाँ आपने सब हमारे साथ ये भी पढ़ लिया कि इसकी शुरुआत 1949 में देखने को मिली थी। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1949 आ रही है। इन द ईयर ऑफ 1949 4 अप्रैल नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अभी अभी आपने पढ़ लिया हमारे पास कि यूनाइटेड नेशंस आ रहे हैं, उधर आपके पास जनरल असेंबली देखने को मिलती है, सिक्योरिटी काउंसिल देखने को मिलता है, ICG देखने को मिलता है, वगैरह वगैरह देखने को मिलते हैं। अभी वहाँ आपने पढ़ लिया था कि उनके जो आपके जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है उनकी अपॉइंटमेंट आपके पास आपकी जो जनरल असेंबली है वहाँ से होती है बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता चल गई होगी कि इसके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो कौन है, इट इज़ नन अदर दैन यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। तो आज अगर आप देखते हैं एंटोनियो साहब, आज आपके पास एंटोनियो गटर्स जो हैं इनके प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं। चलिए ये आपके पास देख सकते हैं आप, ये आपके पास जो शख्स आ रहे हैं, ये जो पर्सन आपके पास स्क्रीन पर आ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गटर्स, ये याद रख लीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर आपके पास नाम लिखा हुआ अभी है, ये लीजिए सर, एंटोनियो गटर्स जो हैं ये आपके पास आज 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 प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो आज के प्रेजेंट ये सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आपके पास एंटोनियो गटर्स आ रहे हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइए सर। वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ रही है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या जिनीवा में देखने को मिलती हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं, सी पेरिस में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन डी क्या आपके पास स्टॉकहोम में देखने को मिलते हैं? बताइए सर, आपने हमारे साथ अगर ये कंसेप्ट देखा है तो यहाँ चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपके पास पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड आ रहा है UNFPA, इसकी शुरुआत 1967 में देखने को मिलती है। पहली बात आपने याद रख लेनी है कि इसकी फाउंडेशन कब हो रही है सर, 1967 में देखने को मिलती है। किस सेक्टर में काम कर रहा है? हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहा है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मोस्टली जो आपके पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सबके हेडक्वार्टर्स आपके पास न्यूयॉर्क USA में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, UNFPA यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिवेशन विच वाज लेटर चेंज्ड टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिससे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 1987 में इसका नाम चेंज किया गया। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है एक सब्सिडरी ऑर्गन आ रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो ये किसका सब्सिडरी ऑर्गन आ रहा है पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये एक सब्सिडरी ऑर्गन आ रहा है। ठीक है जी, चलिए ये चीज़ें याद रख ली। तो क्या पढ़ा हमने, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है सर? न्यूयॉर्क में है। कब शुरुआत हुई? 1967 में देखने को मिली। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी दैट इज न्यूयॉर्क। चलिए सर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो JSA में पूछा गया था। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP वाज एस्टेब्लिश्ड। अब सर इसके बारे में क्या बताएं आपको, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही हमने जो इसके बारे में बात की थी, आपने पढ़ा था UNEP, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ मिल रहे हैं सर? आपके पास जनीवा आपके जो हैं कीनिया में मिल रहे हैं, नैरोबी कीनिया में आपके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। चलिए 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 देख लेते हैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। रिपीट करने से क्या होगा कि आपके पास ये जो है मेमोराइज हो जाएगा आपको। चलिए जी, चलिए देख लेते हैं सर।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये देखिए सर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1972 में इसकी शुरुआत हो रही है। हेडक्वार्टर्स नैरोबी कीनिया में देखने को मिलता है। इंडिया इसका बिल्कुल मेंबर है। ये चीज़ें आपने हमारे साथ पढ़ी थी, तो प्लीज़ याद रख लीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसे आपने बिल्कुल याद रखना है। तो जब आपसे कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, अभी आप जो है बिल्कुल भटकने नहीं चाहिए। 1972 फटाक से आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। चलिए जी, देखते हैं कोई क्वेश्चन और बच रहा है इसके रिलेटेड जेएसए में जो पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी 50 बार सर पढ़ चुके हैं कि WHO कितनी बार पढ़ चुके हैं। इसकी शुरुआत कब देखने को मिलती है आपके पास, WHO की 1948 में। ठीक है जी, ये चीज़ें याद रख लेनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डैट इज 1948। चलिए जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और के हेडक्वार्टर्स याद रख दीजिएगा। यूएनओ आपके पास इसके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में मिल रहे हैं। यूनिसेफ अगर आप देखेंगे तो इसके हेडक्वार्टर्स आपके न्यूयॉर्क में मिल रहे हैं। UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं आपके पास जिनीवा में मिल रहे हैं। WHO इसके अभी अभी हमने पढ़ लिया, जिनीवा में मिल रहे हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा में मिल रहे हैं। WMO दैट इज वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनीवा में मिल रहे हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा में मिल रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जिनीवा में मिल रहे हैं। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपके पास वाशिंगटन DC में मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हो गए वाशिंगटन DC में मिल रहे हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेंगे। आपके पास OECD फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी आपके पास हेडक्वार्टर पेरिस में मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। OPEC दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है जी, एक्सपोर्ट कंट्री जो आपके पास आ रहे हैं वो भी वियना में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। और UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर आपके पास वियना में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पास JSA एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को आपने जब देखा तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है आपने, एक तो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर याद रखने हैं, नंबर सेकंड चीज़ आपने याद रखनी है कि इनकी जो फॉर्मेशन हुई है, जो फाउंडेशन हुई है, किस ईयर में हुई है, ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है। तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास में MCQs आपका ये टॉपिक जो है पूरे का पूरा रिवाइज हो गया होगा। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।